मेरी नंद जब भी कमरे से निकलती तो उसके हाथ में रोज एक नई सोने की अंगूठी होती। एक दिन मैंने उस बात का पता लगाने के लिए नंद के बिस्तर पर सो गई, पर जूं ही मेरी आंख खुली तो मेरी रूह लरस गई, क्योंकि मेरी नंद। मेरा नाम नरगिस है, घर में सबसे बड़ी हूँ। मुझसे छोटी और 3 बहनें भी हैं। बेटियों के फर्ज जितनी जल्दी हो सके लोग अदा कर देते हैं, और फिर जिस घर में 4 हों और बाप के अलावा कोई और सहारा भी ना हो तो फिर बाप जल्द ही अपनी बेटियों को उनके घर का करने की सोचते हैं। घर में ज्यादा लोग तो नहीं थे। मेरी सास थी, ससुर का तो कुछ साल पहले ही इंतकाल हो चुका था। एक बड़ी नंद थी जो शादीशुदा थी, और एक छोटी थी जो घर में ही मौजूद थी। सारिम एक ही भाई था, तो कोई देवर वगैरह भी नहीं था। छोटी सी फैमिली थी। मेरी शादी को 1 हफ्ता गुजर चुका था। सारिम की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी। वो अब दोबारा दफ्तर जाने लगे थे। मीर अब कॉलेज जाया करती थी, वो भी अब कॉलेज जाने लगी थी। घर में सिर्फ मैं और मेरी सास ही हुआ करती थी। वो अच्छी थी, कभी किसी बात पर नहीं टोकती, और सारिम भी अच्छे थे। मैं खुश थी अपने घर पर, और अम्मा अब्बा भी इस बात से काफी खुश थे कि उनकी बेटी अपने घर में खुश है। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनकी बेटी अपने घर में खुश रहे, उनके अच्छे नसीब की दुआ करते हैं। घर में सब कुछ आम घरों की तरह ही था। उन सब में एक चीज थी जो आम नहीं थी, मेरी नंद। मीरब जब भी सुबह सोकर अपने कमरे से बाहर आती, उसके हाथ में एक सोने की अंगूठी होती। शुरू में मैंने ये इस बात पर कभी गौर नहीं किया था, मगर एक दिन जब वो कॉलेज जाने के लिए नाश्ता करने में इस पर आई, उस दिन मैंने उसके हाथ को गौर से देखा। उसने एक इंतहाई खूबसूरत सोने की अंगूठी अपनी उंगली में पहन रखी थी, मगर मुझे जहां तक याद था पहले वो अंगूठी उसके हाथ में नहीं थी। फिर मैंने ये सोचकर नजरअंदाज कर दिया कि शायद मेरी सास ने ही उसे बनवा कर दी हो, इसलिए उसने पहनी है। अगले दिन फिर यही हुआ। मैंने जब उसके हाथ को देखा तो आज अंगूठी और थी, कल वाली नहीं थी। मुझे कल वाली अंगूठी का डिजाइन अच्छी तरह याद था। इस बात से मुझे थोड़ी हैरत हुई थी। एक अंगूठी का तो समझ में आता था कि उसकी अम्मी ने बनवा दी होगी, मगर ये क्या, आज और थी। हो सकता है ये नकली हो, एक ये ख्याल मेरे जहन में आया। हो सकता है मीरब को अंगूठियों का शौक हो, इसलिए वो हर रोज नई निकाल कर पहन लेती हो। खैर, उस वक्त मैंने इस बात को यहीं छोड़ दिया था। मुझे उस घर में आए ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे। ऐसे में उससे सवाल जवाब करना कुछ अजीब था। अगर कुछ पूछती तो सबको यही लगता कि जासूसी करती है। ससुराल होता ही ऐसा है, हर छोटी छोटी चीज का ख्याल रखना पड़ता है। मेरी हैरत में उस दिन इजाफा हुआ जब मेरी बड़ी नंद भी घर आई हुई थी, और अम्मा के कहने पर मैं चाय बना रही थी। मेरी बड़ी नंद अम्मा से बातें कर रही थी। आपने नरगिस को तो नहीं बताया ना मीरब के बारे में? वो मेरी सास से सरगोशियों में पूछ रही थी, मगर वो इस बात से अनजान थी कि मैं उनकी बातें सुन रही हूँ। मैं चाय देने जा रही थी जब उनकी बातें सुनकर वहीं रुक गई। नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं बताया मैंने उसे, मेरी सास कह रही थी। अच्छा किया, और कोई ज़रूरत नहीं है उसे कुछ भी बताने की। ख्वामख्वाह पूरे ख़ानदान में ये बात फैल जाएगी। वो भाभी है उसकी, और भाभियाँ राज नहीं रखती। वैसे उसने खुद भी नहीं पूछा क्या? नहीं, नई नहीं है शायद, इसीलिए मेरी सास उसे बता रही थी। मीरब से भी कहिएगा कि वो भी इस बारे में इससे कोई बात ना करे। अगर पूछे तो कह दे कि नकली है, ये असली सोने की नहीं है। और वैसे भी उसे सोने और चांदी की इतनी पहचान थोड़ी ही होगी कि उसे पता चले। हाँ, ये भी है। उस दिन उनकी बातों से मुझे ये तो पता चल गया था कि वो अंगूठियाँ असली सोने की ही होती हैं, मगर हर रोज नई अंगूठी आती कहाँ से है, ये बात मेरी समझ से बाहर थी। दिल किया कि सारिम से पूछ लेती हूँ, फिर ये सोचकर खामोश हो गई कि कहीं वो नाराज ही ना हो जाएं। इस बात से, इसी डर से मैं खामोश हो गई थी। मैंने सोचा पहले अपनी अम्मी से बात करती हूँ। आज मैं अपनी अम्मी के घर आई थी मिलने के लिए। बातों ही बातों में ये बात भी खुल गई। मैंने अम्मी से अकेले में बात करना ही मुनासिब समझा था। बहनें छोटी थीं, मुझे डर था अगर उन्होंने सुन लिया तो किसी के सामने न कह दें, इसलिए अम्मी से अकेले में बात करने लगी। मैंने उन्हें सारी बात बताई थी। वो भी इस बात से काफ़ी हैरान थी, ऐसा कैसे हो सकता है। उनकी बात भी ठीक थी, बात थी ही ऐसी, कोई भी सुनता तो शायद यकीन नहीं करता। खैर, मेरे कहने पर अम्मी ने यकीन तो कर लिया था, और मुझसे कहा था कि मैं इस मामले से दूर ही रहूं। नया नया ससुराल था, कोई बात ना हो जाए। मैंने भी उनकी बात मान ली थी और अपने घर आ गई थी। घर आने के बाद मैंने रोज मीरब को नोट करना शुरू कर दिया था, और हर रोज ही एक नई अंगूठी उसके हाथ में मौजूद होती थी। मैं भी इंसान थी, आखिर कब तक इतनी बड़ी बात को नजरअंदाज करती। इस अंगूठी के पीछे का राज तो मुझे हर हाल में जानना था। आज मेरी छोटी बहन की मंगनी की रस्म थी। मेरे ससुराल से सब लोग ही गए थे। मेरी सास, शौहर और नंद
मीरब भी। मंगनी की रस्म हो चुकी थी, अब सब लोग अपने अपने घर जाने लगे थे। मेरी सास और सारिम भी घर जाने को तैयार थे। मैंने पहले से सोच रखा था आज रात यहीं रुकने का, और सोचा था मीरब को भी अपने साथ रोक लूंगी। इस तरह ही मुझे अंगूठी वाला राज पता चल सकता था। मगर मेरी सास ने मना कर दिया था, ये कहकर कि तुम्हें रुकना है तो रुक जाओ, मगर मीरब उनके साथ ही जाएगी। मेरे बहुत कहने पर भी वो नहीं मानी थी, और सारिम भी उसे साथ ले जाने पर ही बज़िद थे। इसका मतलब था कि वो भी इस बात से वाकिफ थे, मगर उन्होंने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया था। खैर, ये मौका हाथ से चला गया था। मेरी शादी को अब 3 महीने होने वाले थे, मगर ये सिलसिला हनूस बरकरार था। रोज नई अंगूठी। एक और चीज थी जो इन 3 महीनों में मैंने नोट की थी, वो ये थी कि मीरब अपने कमरे के अलावा कभी कहीं नहीं सोती थी। वो कहीं जाती भी तो रात को वापस आ जाती थी। मेरी मौजूदगी में उसने कभी भी अपने कमरे के अलावा कहीं रात नहीं गुजारी थी। मतलब इस अंगूठी का राज उसके कमरे में ही मौजूद था। एक दिन सारिम किसी काम की वजह से घर नहीं आ सके थे। मैंने अकेले में डरने का बहाना किया ताकि आज रात मैं मीरब के साथ गुजार सकूं और ये राज जान सकूं। मगर मेरी सास ने कहा कि मैं उनके साथ उनके कमरे में सो जाऊं, क्योंकि मीरब को अपने कमरे में पढ़ाई करनी होती है। ऐसे में मेरी नींद खराब होगी। मगर मैं जानती थी वो सिर्फ मुझे इस कमरे में जाने से रोकना चाहती थी। मगर मेरे पास भी यही मौका था सच जानने का। सो मैंने भी इरादा कर लिया था, कुछ भी हो जाए आज मीरब के कमरे में ही रात गुजारनी है। बिला आखिर मेरे कहने पर मेरी सास मान गई थी और उन्होंने मुझे वहां सोने की इजाजत दे दी थी। दिन में तो मैं काफी दफा उस कमरे में आ चुकी थी, मगर रात में आज पहली बार आई थी। मीरब अपनी किताबें लिए टेबल पर बैठी पढ़ने लगी थी और मैं आकर बिस्तर पर लेट गई थी। नींद कहाँ आनी थी मुझे, और वैसे भी मेरा सोने का इरादा भी कहाँ था। मुझे जाग कर मीरब पर नजर रखनी थी। रात के 12 बज चुके थे। मीरब भी अब अपनी किताबें समेटकर सारी लाइट्स बंद करके बेड की दूसरी साइड लेट गई थी। मेरी नजरें कभी मीरब पर होती तो कभी पूरे कमरे पर। वक्त गुजरता रहा। अब 1 बज चुका था और मीरब अब सो चुकी थी। मैं अभी भी जाग रही थी। करते करते रात के 2 बज गए। सुबह मेरी आंख मीरब के उठाने पर खुली थी। भाभी उठ जाएं, सुबह हो गई है। मेरी आंख खुली तो मीरब मेरे सामने मुझे उठा रही थी और सबसे पहले मेरी नजर उसके हाथ पर गई थी। अंगूठी आज भी नहीं थी। मैं जल्दी से उठी और वक्त देखा, 7 बजने वाले थे। इतनी देर में कैसे सोती रही थी, और मुझे तो जागना था रात को। मेरी आंख कैसे लग गई, मेरी समझ से बाहर था। मुझे सिर्फ इतना याद था कि रात के 2 बजे तक मैं जागती रही थी। मगर इसके बाद क्या हुआ, कैसे मेरी आंख लग गई, मुझे कुछ याद नहीं था। और इसी तरह यह मौका भी हाथ से निकल गया था। आज मैंने सोच लिया था कि सारिम से इस बात का पूछूंगी। आखिर को मैं भी इस घर की फर्द थी, मुझे इतनी बड़ी बात का इल्म होना चाहिए था। रात को खाना खाने के बाद हम कमरे में मौजूद थे जब मैंने सारिम से इस बात का जिक्र किया। इस बात का जिक्र दोबारा मत करना, इसे यहीं छोड़ दो, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है और बेहतर है तुम इस मामले से दूर रहो। सारिम ने मुझे साफ अल्फाज में रोक दिया था। अम्मा से भी इस बारे में कोई बात मत करना, समझी? उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया था। आज मैं घर में अकेली थी। सारिम दफ्तर चले गए थे, मीरब कॉलेज, और मेरी सास घर की खरीदारी के लिए बाजार गई थी। उनके कहने के बावजूद मैं साथ नहीं गई थी। उनके जाते ही मैंने मीरब के कमरे में जाकर एक एक चीज देखना शुरू कर दी थी। कमरे की हर टेबल से लेकर अलमारी तक कहीं कुछ ऐसा नहीं था जो गैर मामूली होता, मगर अलमारी का एक दराज जो बहुत कोशिश के बावजूद भी नहीं खुल रहा था। शायद वो लॉक था। मुझे लगा उसमें कोई ज़रूरी सामान होगा। ये सोचकर मैंने अलमारी बंद कर दी थी, मगर फिर अचानक किसी ख्याल से मैंने अलमारी दोबारा खोली और उस दराज की चाबी ढूंढने लगी। काफ़ी कोशिश के बाद बिलाखिर उसकी चाबी मेरे हाथ लग गई थी। मैंने जैसे ही दराज खोली, हैरत से मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। उस दराज में सोने की एक से बढ़कर एक अंगूठी मौजूद थी, जो कि इस बात का मुंह बोलता सबूत थी कि मेरा शक ठीक था। कुछ तो था जो मुझसे छुपाया जा रहा था। मुझे ये सब करते काफ़ी वक्त लगा था और अब मैंने जल्दी से सब कुछ जगह पर रखना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरी सास आने ही वाली थी। आज रात फिर मैंने सारिम से यही बात पूछी थी, मगर ये नहीं बताया था कि मैंने मीरब के कमरे में जाकर सब देखा है। अगर ये बात बता देती तो सारिम को और गुस्सा आता। आप मुझे शायद इस घर का फर्द नहीं समझते, इसीलिए मुझे इतने बड़े राज से बेखबर रखा हुआ है। मीरब मेरी छोटी बहनों की तरह है, मैं उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही, मगर जो कुछ मैं देख चुकी हूँ उससे क्या अंदाज़ा लगाऊं। मैं अपने शौहर से इस बात पर बहस कर रही थी, जो कि शायद मेरी सास कमरे के बाहर खड़ी सुन रही थी। सारिम ने आज भी मुझे कुछ ना बताया, ये कहकर कि उन्हें अम्मी जान की इजाज़त नहीं है कि वो मुझे ये बात बताएं। मगर आज सुबह वो हुआ जिसका तो वहमो गुमान भी नहीं था।
सारिम और मीरब के जाने के बाद मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और अपने पास बिठा लिया और कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम ये बात जान चुकी हो कि मीरब के पास हर रोज सोने की नई अंगूठी मौजूद होती है, और मैं भी ये जानती हूँ कि ये बात तुम्हें बहुत पहले से पता है, और उस दिन तुम इसी मकसद से मीरब के कमरे में सोई थी ताकि ये राज जान सको। मुझे ये भी पता है कि तुमने सारिम से भी इसका पूछा था, मगर उसने बताने से इनकार कर दिया क्योंकि मैंने उसे मना कर रखा था। मगर आज मैं खुद तुम्हें ये राज बता रही हूँ। मीरब मेरी बेटी है। मैं नहीं चाहती आधी बात जानकर तुम उसके बारे में कुछ भी ऐसा वैसा खुद से सोच लो। इसलिए आज मैं तुम्हें पूरा सच बताऊंगी, मगर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। तुम ये बात सिर्फ अपने तक ही रखोगी, किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताओगी, अपनी अम्मी को भी नहीं। मैंने उनसे वादा कर लिया था। इसके बाद उन्होंने मुझे बताना शुरू किया। आज से 15 साल पहले जब मीरब 4 साल की थी, हमारे रिश्तेदारों में एक शादी आ गई थी। महनूर मीरब की बड़ी बहन और सारिम ये दोनों बड़े थे, इसलिए घर पर अपने बाबा के पास ही रुक गए थे। मैं मीरब को साथ ले गई थी। शादी अच्छे से गुजरी थी। इसके बाद हमें वापस आना था। यहाँ से जाते हुए भी मीरब के बाबा ने हमें ट्रेन में बिठा दिया था और वहाँ से मेरे भाई मीरब के मामू हमें ले गए थे। वापसी पर भी वहीं हमें छोड़ने आए थे। उन्होंने हमें ट्रेन में बिठा दिया था। वहाँ के काम करने वाले उनको जानते थे, इसलिए उन्होंने इनसे कह दिया था कि हमारा ख्याल रखें। हमें ट्रेन में बैठे बैठे अब काफ़ी वक्त गुजर गया था। तकरीबन आधा रास्ता कट चुका था। मैंने जानबूझकर ट्रेन के दरवाजे के पास जाकर कहना शुरू कर दिया कि ए जिन, इस बच्ची को ले जा। मैंने ये एक ही बात 3 मरतबा दोहराई थी और उसके बाद अपनी सीट पर आ गई। मुझे लगा मीरब डर गई है, इसीलिए अब खामोश हो गई है, मगर वो तो वहाँ थी ही नहीं। मैंने हर जगह उसे देखा, वो नहीं थी। ट्रेन का पूरा डब्बा देख लिया, वॉशरूम देख लिए, मगर वो कहीं नहीं थी। सबसे पूछ भी लिया, मगर किसी को कुछ पता नहीं था। मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मेरी बेटी नहीं मिल रही। मेरी आवाज़ से वहाँ के अमले का एक बंदा आया। उन्होंने ट्रेन रोक दी थी और अब नीचे जाकर मीरब को ढूंढने लगे थे। मैं भी उसे ढूंढने नीचे आ गई थी। जब मीरब मुझे एक दरख्त के पास बैठी नजर आई, मैं फौरन से पहले उसके पास पहुंची और उसे गले से लगा लिया। मीरब, मेरी बच्ची, तुम यहाँ क्या कर रही थी? यहाँ कैसे आई तुम? अम्मी, मुझे वो अंकल लेकर आए थे। मीरब ने सामने की तरफ इशारा किया, मगर वहाँ कोई नहीं था। वो जगह काफ़ी सुनसान थी, बिल्कुल अंधेरा था और दूर दूर तक कोई इंसान मौजूद ही नहीं था। मैं उसे उठाती जल्दी जल्दी वापस आकर ट्रेन में बैठ गई थी। अगले दिन हम घर पहुंचे थे। इस बात का जिक्र मैंने घर में किसी से भी नहीं किया था और मीरब को भी समझाया था कि वो किसी से इस बात का जिक्र ना करे, क्योंकि इनके अब्बा थोड़े सख्त मिजाज के थे। उन्हें अगर ये बात मालूम होती तो वो बहुत नाराज़ होते। इसलिए मैंने ये बात यहीं ख़त्म कर दी थी। मगर मेरे करने से बात ख़त्म नहीं हुई थी। मीरब अक्सर अकेले में किसी से बातें करती थी। पहले पहल मुझे लगा शायद ये मेरा वहम है, मगर फिर एक दिन मैंने बाकायदा इसको बात करते सुना था। जब मैं मीरब से पूछती तो वो कहती कि मेरे दोस्त हैं। मैं हैरान थी, ऐसे कौन से दोस्त हैं जो हमें नहीं दिखाई देते। कभी कभी तो वो रात को कमरे से निकलकर बाहर आकर दरख्त के नीचे बैठकर हंसने लगती थी। कुछ दिन तो मैंने ये सब नज़रअंदाज किया, मगर कब तक करती। आखिर को बेटी का मामला था, किसी को पता चल जाता तो लोग 100 तरह की बातें बनाते। कुछ सोचते हुए मैंने मीरब के बाबा को यह बात बताने का फैसला किया और शुरू से आखिर तक एक एक बात बता दी। उन्हें भी कुछ ठीक नहीं लगा था। मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब मीरब के बाबा के बहुत अच्छे दोस्त थे। मीरब के बाबा ऐसे मसाइल उन्हीं से पूछते थे। उन्होंने इमाम साहब से इस बारे में बात की तो वो मीरब को देखने घर चले आए। उन्होंने मीरब से अकेले में कुछ बातें की और फिर हमारे पास आए। उन्होंने हमें बताया कि मीरब के साथ जिन्नात हैं। वो तब से इसके साथ थे जब वो ट्रेन से गायब हुई थी। इमाम साहब ने बताया कि उन्होंने उन जिन्नात से बात की थी। बात करने पर उन्होंने कहा था कि हम अपनी मर्जी से इस बच्ची के साथ नहीं हैं। हमें बुलाया गया था। किसी की बहुत ताकतवर आवाज़ हम तक आई थी कि इस बच्ची को ले जाओ, इसीलिए हम इसे उठाकर अपने घर ले गए थे, मगर फिर इसकी माँ इसे लेने आ गई। इमाम साहब ने कहा कि मैंने उनसे कहा है इस बच्ची को छोड़कर चले जाओ, क्योंकि उस दिन उसकी माँ ने सिर्फ उसे डराने के लिए तुम लोगों को आवाज़ दी थी। अब तुम लोग जा सकते हो। मगर उन्होंने मीरब को छोड़कर जाने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मीरब उन्हें अच्छी लगती है, वो वाकई बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए वो इसे छोड़कर नहीं जा सकते। मगर उस दिन वो इसे गलती से जो उठा कर ले गए थे, इसके लिए वो माजरत कर चुके थे। उन्होंने कहा था कि वो मीरब को या इस घर में किसी को भी कोई तकलीफ नहीं देंगे और ना ही किसी को परेशान करेंगे, मगर वो मीरब को छोड़कर नहीं जाएंगे। इमाम साहब ने समझाया कि हम लोग भी उन्हें जाने पर मजबूर न करें, कहीं ऐसा ना हो कि वो मीरब को साथ ले जाएं या फिर उसे कोई नुकसान पहुंचा दे।
اس لیے ہم نے اس بات کو یہیں چھوڑ دیا اور کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ اس کے بعد بھی وہ میرب کے پاس آیا کرتے تھے، اس سے ملتے تھے، اور جب وہ چھوٹی تھی تو اس کے لیے نئے نئے کھلونے بھی لے کر آتے۔ ہر روز میرب کے ہاتھ میں ایک نیا کھلونا ہوتا تھا۔ شروع میں ہمیں یہ بات عجیب لگتی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ ہم اس کے عادی ہو گئے تھے۔ وہ میرب کے لیے بہت ساری چیزیں لایا کرتے تھے، اپنی پسند اور خوشی سے۔ ان کا کہنا تھا میرب ان کی لاڈلی ہے، انہیں اچھی اور پیاری لگتی ہے، اس لیے وہ اپنی خوشی سے اس کے لیے سب چیزیں لاتے ہیں۔ پھر ہم بھی خاموش ہو گئے کہ اگر زیادہ تنگ کیا تو کہیں میرب کو ہی کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ پھر یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بچپن کے بعد اب وہ میرب کو روز سونے کی انگوٹھی رات دے جاتے ہیں، مگر وہ انگوٹھی میرب کے علاوہ اور کوئی نہیں پہن سکتا اور نہ ہی لے سکتا ہے، اس لیے وہ ساری انگوٹھیاں میرب نے اپنے پاس ہی سنبھال کر رکھی ہیں۔ یہ بات ہم نے کسی کو نہیں بتائی، گھر والوں کے علاوہ یہ بات کسی کو معلوم نہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اگر لوگ یا خاندان والوں کو پتہ چلتا تو وہ اس بات پر کبھی یقین نہ کرتے اور میرب کے بارے میں جانے کیا کیا کہانیاں بناتے۔ تمہیں بھی اس لیے اس راز سے دور رکھا تھا کہ کہیں تم پورے خاندان میں یہ بات نہ پھیلا دو۔ پھر کل جب میں نے تمہاری اور سارم کی باتیں سنی، پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بات تمہارے لیے جاننا کتنی ضروری ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی اس بات کی وجہ سے تم دونوں آپس میں جھگڑا کرو۔ تم اس سے پوچھتی مگر وہ تمہیں کبھی نہیں بتاتا، اس لیے میں نے خود یہ بات تمہیں بتانا ہی ٹھیک سمجھا۔ میرب بھی تمہاری چھوٹی بہن ہے، اس لیے یہ راز راز ہی رہنا چاہیے۔ اس دن میری ساس نے مجھے اس سونے کی انگوٹھی کا راز خود ہی بتا دیا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ بات اب گھر سے باہر نہ نکلے، اور میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ یہ بات کسی سے نہیں کہی تھی۔ لا علمی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، کوئی بھی بات یا تو ہمیں بالکل اس کا علم نہیں اچھا ہوتا ہے، مگر ہم آدھی بات جان چکے ہوں تو دوسرے کو چاہیے کہ وہ پورا سچ کھول کر سامنے رکھ دیں، ورنہ انسان اس آدھے سچ کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا جوڑ کر خود سے اندازے لگاتا رہتا ہے، اور یہ کبھی کبھی انتہائی غلط ثابت ہوتا ہے، سب کے لیے ہی۔ ہمیں کبھی بھی اپنے بچوں کو ڈرانے یا چپ کرانے کے لیے ایسے سہارے نہیں لینے چاہیے جیسے سکینہ نے کیا۔ کبھی کبھی ہماری خوف کی کہی بات ہی سچ ثابت ہو جاتی ہے، اور ضروری نہیں ہر بار سامنے والے کے ساتھ ایسا ہی ہو جیسا میرب کے ساتھ ہوا، کبھی کبھی ایسی۔ امید ہے آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہوگی، تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی اچھی کہانیاں بر وقت ملتی رہیں۔